आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। गुड इवनिंग। 19 नवंबर की शाम का दिन भर है ये। मेरा नाम नितिन ठाकुर। फाइनली मोदी सरकार ने तीनों कृषि कानूनों की वापसी का फैसला किया है। इस ऐतिहासिक फैसले के पीछे असल वजह क्या हैं, पड़ताल करेंगे। 3 दिन के दौरे पर यूपी पहुंचे हैं प्रधानमंत्री। गृह मंत्री अमित शाह भी झांसी में रहे, तो वहां हलचल क्यों है पता करेंगे इसका भी, और फिर बताएंगे कि देश के किस राज्य में पुलिस का काम सबसे खराब है और कहां सबसे अच्छा है। उधर एबी डिविलियर्स ने आईपीएल से भी संन्यास ले लिया है, तो उसका जिक्र होगा। लेकिन कंगारुओं के कप्तान टिम पेन की कप्तानी चली गई है, ये क्यों, इसकी भी बात करनी है। लेकिन शुरू करते हैं 60 सेकंड्स हेडलाइंस से। लाई है खुशबू। शुक्रिया नितिन। झांसी में पीएम मोदी ने सेना को सौंपा लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर सिमुलेटर सिस्टम का भी किया उद्घाटन। हादसे रोकने के लिए एयर, नेवी और आर्मी की तरह मिलेगी ट्रेनिंग। कांग्रेस कल पूरे देश में किसान विजय दिवस मनाएगी, रैली निकाल कर करेगी केंद्र का घेराव। वहीं पंजाब में कल 32 किसान संगठनों की बैठक, भविष्य की नीति पर होगा कोई बड़ा फैसला। कृषि कानूनों की वापसी पर वर्ल्ड मीडिया का आया रिएक्शन। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, पीएम आखिर नरम पड़े। पाकिस्तानी अखबारों ने कहा, मोदी सरकार झुक गई। किसान आंदोलन जारी रखने के विरोध में कैप्टन अमरिंदर सिंह बोले, प्रधानमंत्री ने माफी मांग ली, 10 दिन बाद संसद सत्र है, अब प्रदर्शन का कोई मतलब नहीं। पाकिस्तान में इमरान खान सरकार ने एंटी रेप कानून से नपुंसक बनाने का प्रावधान हटाया, कहा ये इस्लाम और शरीयत के खिलाफ। ऑस्ट्रिया में सोमवार से लॉकडाउन, दोबारा कोरोना प्रतिबंध लगाने वाला पश्चिम यूरोप का पहला देश। लॉकडाउन में अमेरिका में पेन किलर का हुआ अंधाधुंध इस्तेमाल, ओवरडोज से 1 लाख मौतें, पिछले साल से 30% ज्यादा। 2 बार ओलंपिक में मेडल विजेता पीवी सिंधु ने इंडोनेशिया मास्टर्स सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में की जीत दर्ज। और भारत न्यूजीलैंड के बीच आज दूसरा T20 मैच शुरू। लगातार दूसरी T20 में रोहित ने जीता टॉस, भारत की पहली बॉलिंग। आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। पिछले साल 26 नवंबर को 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हुए थे। अगले शुक्रवार इसे साल भर पूरे हो जाते, और इस दौरान क्या क्या नहीं हुआ हम सबको याद है। सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, गाजीपुर, विज्ञान भवन, लाल किला, मुजफ्फरनगर, लखीमपुर खीरी, खुदकुशी, हत्या वगैरह वगैरह अनगिनत तस्वीरें हैं। और आज गुरु नानक जयंती का दिन था। संयोग या प्रयोग का पता नहीं, लेकिन सुबह सुबह 9 बजे के करीब प्रधानमंत्री मोदी देश से मुखातिब हुए, और जो सरकार बातचीत से महज कुछ संशोधनों से आगे बढ़ने को तैयार नहीं थी, उसने कानून वापस ले लिए। क्या बोले प्रधानमंत्री, सुनाता हूं। आज मैं पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, आइए एक नई शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री के फैसले को बड़ा मिक्स्ड रिस्पॉन्स मिला। कुछ लोगों ने कहा कि ये गलत परंपरा है, क्योंकि इससे हो ये रहा है कि कोई भी अराजक तत्व अब सरकार को झुका लेगा। रिफॉर्म्स से समझौता ठीक बात नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ ऑपोजिशन जो है वो काफी खुश दिखा, अपनी पीठ थपथपा रहा था। राहुल गांधी का वो बयान भी इस बीच सबको याद आया जो उन्होंने इसी साल जनवरी में दिया था, और कहा था उन्होंने कि ये कानून सरकार को वापस लेने ही होंगे। I am very, very proud of what the farmers are doing, and I fully support the farmers, and I will continue to stand with them. I raised their issue in a yatra in Punjab, and we will continue to do it. Mark my words, take it from me. These laws, the government will be forced to take them back. Remember what I said. ये तो पॉलिटिकल पार्टीज की बात हुई। किसान नेता राकेश टिकैत भी सामने आए, बोले कि हम वापस नहीं जाने वाले, पहले तो सरकार ये कानून वापस ले ले, और फिर जो है वो एमएसपी पर भी बात करे, सीड बिल तक भी बात हो। जब तक ये पार्लियामेंट में वापसी नहीं होंगे, जब तक किसान वहीं पे ही है, और एमएसपी पे गारंटी कानून, क्योंकि एमएसपी पे गारंटी कानून बन जाएगा तो पूरे देश के किसानों को लाभ होगा। तो अगर एमएसपी पे कानून हो तो एमएसपी से नीचे पे खरीद नहीं होगी, तो ही किसान को लाभ होगा। तो सबका अपना ढोल, सबका अपना राग, लेकिन किसानों ने आज ढोल खूब बजाए। उन किसानों को याद किया जिन्होंने इस आंदोलन में जान दी। सवाल ये उठ रहे हैं कि अब आगे की राह क्या होगी, कानून वापसी की कार्रवाई में क्या होता है,
और ये सब हमने पूछा इंडिया टुडे टीवी के नेशनल अफेयर्स एडिटर राहुल श्रीवास्तव से। देखिए, जो कृषि विभाग मंत्रालय है वो कानून मंत्रालय के साथ विचार विमर्श करके इन कानूनों को वापस लेने के लिए एक मोशन बनाएगा। इसको कैबिनेट में ले जाया जाएगा, कैबिनेट उसको क्लियरेंस देगा और कैबिनेट उसको पास कराने के बाद उसको एक बिल के तौर पे एक संसद में ले जाया जाएगा। सरकार पे डिपेंड करता है कि वो लोकसभा पहले ले जाएगी या राज्यसभा पहले ले जाएगी, लेकिन फिलहाल उसको हाउस में ले जाया जाएगा और किसी एक आम बिल की तरह से, जैसे एक बिल को पास कराने की प्रक्रिया होती है कि आप बिल लाए हैं, इस पे अमेंडमेंट हो, इस पे पास हो, उसको पास कराया जाएगा और उसके बाद एक सदन के बाद दूसरे सदन में उसको पास करा करके राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और उसको राष्ट्रपति के पास जब भेजा जाएगा तो राष्ट्रपति उस पर अपनी जब मोहर लगा देंगे तो ये बिल वापस हो जाएंगे। यानी कानून बनाने का और किसी कानून को रद्द करने का तरीका भारतीय लोकतंत्र में एक जैसा है। राहुल, सरकार ने पहले भी एक बार भूमि अधिग्रहण वाला अध्यादेश वापस लिया था और मुझे याद है कि तब प्रधानमंत्री मोदी ने ताज़ा शपथ ली थी, काफ़ी कम दिन हुए थे उनके कार्यकाल को। तो उस वापसी में और आज वाली में क्या अंतर नज़र आता है? और आज जो प्रधानमंत्री ने कहा है, तो लगता है आपको कि बात सुलझ गई है या फिर उलझ गई है? देखिए, जहां तक आपके सुलझने और उलझने का मामला है, मैं इसमें एक बात कहूंगा कि ये फैसला वापस चुनावी कारण था कि चुनाव में नुकसान हो सकता है, फायदा हो सकता है। इसके अलावा सरकार को एक आशंका और थी कि अगर किसान यहाँ बॉर्डर्स पे दिल्ली के बैठे रहे तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए हो सकता है कि जैसे कि पिछली बार 26 जनवरी की परेड के समय पे एक बवाल हुआ था बहुत बड़ा, वैसा अगर फिर इस बार 26 जनवरी को हो जाता है और किसानों की तरफ से एक कॉल भी थी, तो चुनावों के बहुत पास एक फोकस में आ जाएगा सरकार किसान विरोधी है और सरकार इस चीज को बिल्कुल नहीं चाहती थी, इसलिए उसने इस मामले को साइड में कर दिया। लेकिन लैंड एक्विजिशन पे सरकार वापस गई, देश के एक बड़े वोट बैंक का उसमें प्रेशर था। लेकिन एक बात उसमें मैं ये बताना चाहूंगा कि लैंड एक्विजिशन जो था वो बिल की स्टेट में था, वो बिल सेलेक्ट कमेटी को भेजा गया और उसके बाद दब गया, वो पास नहीं हो पाया था, वो कानून नहीं बन पाया था। ये कृषि कानून जो है ये कानून बन गए थे। ये भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि जब 3 कानून कोई सरकार एक साथ इस तरह से वापस लेगी, ये एक सरकार के लिए मुश्किल का सबब है। इसमें मामला बहुत उलझ इसलिए जाएगा, राजनीतिक समीकरण छोड़ दीजिए, भारत की एग्रीकल्चर के लिए एक बहुत मुश्किल वक्त यह आ गया है कि इस फैसले के बाद कोई भी सरकार कृषि क्षेत्र के रिफॉर्म करने से पहले 40 बार सोचेगी या कहेगी कि साहब कृषि में रिफॉर्म की जरूरत नहीं है। और वो भारत की कृषि सेक्टर के लिए एक बहुत बुरी खबर है, क्योंकि भारत में कृषि को करीब 65% लोग जिसपे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट हैं, वो जीडीपी में सिर्फ 1 से 3% का करीब का उसकी ग्रोथ रेट है जिसकी, वो क्षेत्र को इंप्रूव अगर नहीं किया गया तो भारत की अर्थव्यवस्था कभी सुधर नहीं सकती। इसलिए मैं ये कहूंगा कि जहां तक कृषि के रिफॉर्म और कृषि का भविष्य है, ये मामला और ज्यादा उलझ गया है। लेकिन जहां तक पॉलिटिकल इक्वेशंस हैं, वहां थोड़ा सुलझाव की दिशा में ये मामला जा रहा है। अच्छा राहुल, कानून वापस हो गए मान लेते हैं, लेकिन किसान संगठन तो वापस जाने को तैयार नहीं, तो अब उनकी डिमांड्स क्या हैं और सरकार मानेगी, लग रहा है? कहीं ना कहीं मुझे एक चीज लगती है कि जब बिल बना तब परामर्श की कमी थी, उसके बाद जब बिलों पे झगड़ा शुरू हुआ तब परामर्श की कमी थी, और अभी इस फैसले में भी कहीं परामर्श की कमी है। क्या है कि सरकार ने ये बिल वापस लेने का फैसला ले लिया, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि किसानों से इस बारे में बात हुई थी कि अगर हम वापस ले लेंगे तो आगे क्या। आपको ये कहावत पता होगी कि शेर के मुंह में एक बार खून लग जाता है तो वो लौट के बार बार वही करता है जो पहले एक बार करके आया। किसानों को और किसान संगठनों को ये लग गया है कि कहीं ना कहीं सरकार अब इस मामले में बैकफुट पे है और अपने राजनीतिक भविष्य को सुधारने के लिए उसने ये कदम उठाया है। तो किसानों के सामने एक मौका है कि वो अपना दबाव बरकरार रखें अपनी और डिमांड्स के लिए, और किसान संगठन के नेता जो अपने लिए राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं, जैसे राकेश टिकैत जी हैं, उनके लिए ये फायदे का सौदा है कि सरकार बैकफुट पे है, इस टाइम प्रेशर बनाए रखो। और इसलिए उनकी एक बड़ी डिमांड जो है वो है एमएसपी को एक कानून का दर्जा देना। उनको मालूम है कि ये काम बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर कुछ मान लीजिए 13, 14, 23 खरीदों के लिए, तरक्की कृषि के लिए अगर एक कानून बनता है कि उनको कानून से गारंटीड है, भारत के किसी का लॉ से गारंटीड इतना पैसा मिलेगा,
तो एक मुश्किल सबब होगा, क्योंकि साहब अगर इनको मिलता है तो बाकियों को क्यों ना मिले। तो ये एक परेशानी का सबब है। दूसरा, मार्केट में दाम और उन सब का जो एक मार्केट का सप्लाई डिमांड का एक इक्वेशन चलता है वो बिगड़ जाएगा। इसलिए किसानों को और संगठनों को ये पता है कि ये डिमांड मानी जानी बहुत मुश्किल है। तो एक किसानों की बात हुई, लेकिन जहां बीजेपी से लेकर कांग्रेस की नजर है वो तो है पंजाब। कांग्रेस से टूटकर अलग हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह बार बार दिल्ली आ रहे थे, गृह मंत्री से मुलाकात कर रहे थे और बयान दे रहे थे कि बीजेपी से हाथ मिला तो लेंगे, लेकिन अगर वो कृषि कानूनों पर सीरियसली काम करे तो कयास तभी लगने लगे थे कि कुछ खेल चल रहा है। और आज तो सब सामने आ ही गया। अमरिंदर सिंह ने खुलकर अपनी बात कह दी। प्रकाश पुरब पे, गुरु नानक देव जी के प्रकाश पुरब पे प्राइम मिनिस्टर ने ये जो फैसला किया और अनाउंस किया कि तीनों जो कानून किसानों के खिलाफ थे, वो उन्होंने, जो किसान हमारे पंजाब के समझते हैं कि खिलाफ है, वो उन्होंने वापस ले लिए और माफी भी किसानों से मांग ली। तो इससे बड़ी बात नहीं कोई कर सकता। तो जैसा कि कैप्टन साहब का कहना है कि वो बीजेपी के साथ पंजाब चुनाव में आगे बढ़ेंगे, हमने बात की चंडीगढ़ में आज तक रेडियो रिपोर्टर मंजीत सहगल से और उनसे पूछा कि चुनावी पंडितों का कहना है कि चुनाव करीब हैं, इसलिए केंद्र सरकार दबाव में आ गई, खासकर पंजाब में। ऐसे में क्या वाकई कैप्टन का कोई रोल रहा है आज वाले फैसले में? जहाँ तक पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की भूमिका का सवाल है, इसमें उनका भी अहम रोल है, क्योंकि वो कई बार केंद्र सरकार के नेतृत्व से, चाहे वो गृह मंत्री हों या फिर प्रधानमंत्री हों, इन सभी नेताओं से मिल चुके हैं और आशंका जता चुके थे कि अगर इन विवादित कानून पर कोई समाधान उसका नहीं निकाला गया तो पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की राह में जो मुश्किलें आ सकती है। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह की भी भूमिका है, लेकिन बड़ा रोल खुद भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का है, जिसने पंजाब के नेताओं से काफ़ी ज़्यादा फीडबैक हाल ही में ली और फिर ये फैसला लिया गया। मंजीत, क्या पंजाब में इस फैसले के बाद बीजेपी को कोई फायदा होगा? क्योंकि कुछ का तो ये कहना है कि इससे बैकफायर ज्यादा होगा। अब बीजेपी के विरोधी ये कहेंगे कि इलेक्शन देखकर मोदी पलट गए। तो ऐसे में क्या ये जो मूव है केंद्र सरकार का, इससे वोट जुटेंगे? कृषि कानूनों को रद्द करने के फैसले के बाद निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को उसका फायदा होगा। दूसरा बड़ा फायदा कैप्टन अमरिंदर सिंह को होगा, जो भारतीय जनता पार्टी का हाथ पकड़कर अपने राजनीतिक कैरियर को एक बार फिर से जीवित करना चाहते हैं। दूसरा बड़ा फायदा भारतीय जनता पार्टी को ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रचार करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा और किसान नेता उनका विरोध नहीं करेंगे। एक और बड़ा फायदा भारतीय जनता पार्टी को इससे होगा ये कि चाहे वो सत्तारूढ़ कांग्रेस हो या फिर विपक्षी दल आम आदमी पार्टी, शिरोमणि अकाली दल, ये सब कृषि कानूनों को चुनाव में भुनाना चाहते थे, क्योंकि वो किसानों में पनपी नाराजगी का फायदा उठाकर इसे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते थे, जो अब नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतना बड़ा मुद्दा इन पार्टियों के हाथ से छीन लिया है, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। कृषि कानून वापस लेने की खबर के इतर आज यूपी में नेताओं के दौरे के लिहाज से बड़ा दिन रहा। प्रधानमंत्री मोदी यूपी में 3 दिन का दौरा करने आ चुके हैं। इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह झांसी में हैं और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी लखनऊ में हैं। प्रधानमंत्री सबसे पहले आज बुंदेलखंड के महोबा पहुंचे, वहां 3,250 करोड़ रुपए की जल योजना की शुरुआत की। इसके जरिए प्रधानमंत्री मोटे तौर पर यह संदेश देना चाहते हैं कि बुंदेलखंड में पानी के संकट को लेकर उनकी सरकार न केवल गंभीर है बल्कि काम भी कर रही है। अच्छा, पानी के संकट के अलावा प्रधानमंत्री की लिस्ट में कई और परियोजनाएं शामिल थीं, जैसे 600 मेगावाट के अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क, जिसकी लागत 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है, उसका भी काम हुआ। फिर अटल एकता पार्क का उद्घाटन हुआ, इस पार्क की लागत 11 करोड़ रुपए है। और भी कई काम थे उनकी टू डू लिस्ट में। लेकिन ये नहीं भूला जा सकता कि यूपी में भी चुनाव आने हैं। तो अब यूपी में होने वाले चुनाव के मद्देनजर इन सब परियोजनाओं का कितना असर दिखेगा, यह हमने पूछा आज तक रेडियो रिपोर्टर कुमार अभिषेक से। देखिए, बीजेपी को ये मालूम है कि अब चुनाव के कुछ महीने बचे हैं, और अगर आप पूरा ट्रेंड देखें तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री लगातार एक के बाद एक योजनाओं का शिलान्यास नहीं बल्कि उद्घाटन कर रहे हैं, ये साफ साफ दिखा रहा है कि बीजेपी पूरी तरीके से इलेक्शन मोड में है। लोगों तक उसने जो काम किया है उसे अब पहुंचाने की एक जल्दबाजी, एक होड़ सी दिखाई दे रही है। आप कुशीनगर एयरपोर्ट से ले लीजिए, जिस तरीके से कुशीनगर के एयरपोर्ट का उन्होंने किया। आज वो बुंदेलखंड में थे,
बुंदेलखंड में उन्होंने बकायदा सबसे बड़ी जल परियोजना, क्योंकि बुंदेलखंड पीने के पानी के लिए के किल्लत के लिए जाना जाता है, तो उन्होंने सबसे बड़े जल परियोजना की शुरुआत की है, हर घर नल जैसी। और सबसे बड़ी जो सिंचाई परियोजना है, अर्जुन सहयोगी सिंचाई परियोजना, उसकी शुरुआत की है। वहीं आज झांसी से आज उन्होंने जो उनके सुरक्षा क्षेत्र के कई उन्होंने आज उद्घाटन किए, जिसमें कि कर रहे हैं इस वक्त, जिसमें कि वो लाइट कॉम्बैट जो हेलीकॉप्टर है उसकी भी शुरुआत यहीं से कर रहे हैं। कुल मिलाकर आप देखेंगे अभी हाल में उन्होंने एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया है, फाइटर प्लेन्स उतारे। तो आप ये जितनी चीजें देख रहे हैं, ये सब का सब 2022 के चुनाव को ध्यान में रख करके ही किया जा रहा है, क्योंकि सरकार को भी लगता है कि उसने जो पिछले 4 साल में काम किए हैं उन सब का अब वक्त आ गया है। और जहां तक फायदे की बात है, तो बीजेपी जरूर इसका फायदा उठाने की कोशिश करेगी कि वो लोगों के लिए काम कर रही है, वो योजनाओं पर काम कर रही है, उसने जो जो वादे किए थे वो पूरे किए। अब देखना यह है कि जनता उनके इसको कितना मानती है। लेकिन एक बात निश्चित तौर पर माना जा सकता है कि बीजेपी ने जो संकल्प पत्र में अपनी बातें कही थी, अब वो उसे गिनाते जा रही है कि मैंने आपसे ये वादा किया था, ये देखिए हम आज इसको पूरा कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी के लिए बड़े चैलेंजेस है, महंगाई है, बेरोजगारी है, ऐसे मुद्दे भी काफी हैं। बट जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश पर केंद्रित हैं, जिस तरीके से यहाँ पर नए प्रोजेक्ट्स, नई चीजों की शुरुआत, नई चीजों का उद्घाटन हो रहा है, ये 2022 को सीधा बीजेपी को लगता है कि इससे फायदा होगा। अभिषेक, झांसी में भी प्रधानमंत्री का कार्यक्रम रहा। अब आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत देसी हथियार सेना को मिलेंगे। लोग ये कह रहे हैं कि आयोजन दिल्ली में भी हो सकता था, तो क्या इसके जरिए भी चुनावी लाभ लेने की कोशिश हुई है? देखिए, ये बात सही है कि इस तरीके के आयोजन अमूमन हेडक्वार्टर में होते हैं, या सैनिक बेस पे होते हैं, या दिल्ली में होते हैं, या बड़े शहर मुंबई में होते हैं, जहां पर पहले से बड़े सैनिक बेस हों। लेकिन उन्होंने इसके लिए झांसी को चुना है। झांसी में भी वो जगह जो रानी लक्ष्मीबाई का किला है, आज उसका जन्मदिन है, आज उनका जन्मदिन है। और निश्चित तौर पर जब झांसी को उन्होंने चुना है और उत्तर प्रदेश में चुनाव है, बुंदेलखंड में प्रधानमंत्री हैं, कुछ महीनों के बाद चुनाव है, तो इसे निश्चित तौर से चुनाव से जोड़ा जाएगा। लेकिन चुनाव के साथ साथ ये भी देखना पड़ेगा कि बीजेपी का एक प्रोजेक्ट वहां पहले से काम कर रहा है, और वो है डिफेंस कॉरिडोर। तो सांकेतिक तौर पर डिफेंस कॉरिडोर बुंदेलखंड में जाता है, अलीगढ़ से शुरू होता हुआ वो बुंदेलखंड तक जाता है। तो बुंदेलखंड के इस डिफेंस कॉरिडोर को सांकेतिक रूप से पहचान दिलाने, और साथ साथ जिस तरीके की उन्होंने परियोजनाओं की शुरुआत की है, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को आज उन्होंने एक तरीके से हरी झंडी दिखाई है उसके उत्पादन की, या फिर दूसरे हथियारों को भी। हालांकि डिफेंस कॉरिडोर अभी बनकर तैयार नहीं हुआ है, उस पर काम चल रहा है, और आने वाले दिनों में यही झांसी और बुंदेलखंड के दूसरे शहर और अलीगढ़ तक जो कॉरिडोर बनेगा, उसके इर्द गिर्द जो है वो डिफेंस की कंपनियां होंगी। तो एक सांकेतिक महत्व ये भी है कि उत्तर प्रदेश में जो डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है उसके साथ इस कार्यक्रम को जोड़ा जाए। लेकिन ये भी सच है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं, प्रधानमंत्री खुद झांसी में हैं, और इस तरह के कार्यक्रम अमूमन छोटे शहरों में या वहां जहां पर कि डिफेंस का कोई बेस नहीं था, शायद ही किसी ने देखा हो पहले। लेकिन ये एक बड़ा कार्यक्रम प्रधानमंत्री ने किया है, और उनका मेक इन इंडिया प्रोग्राम जो है, या लोकल फॉर वोकल जो उनका प्रोग्राम है, उसके तहत ये दिखाई जरूर दे रहा है कि इस तरह के कार्यक्रम अब बड़े शहरों से छोटे शहरों की तरफ भी पीएम लेकर के आ रहे हैं। और उसकी एक बड़ी वजह यह है कि वहां से डिफेंस कॉरिडोर उस इलाके से गुजरने वाला है, इसलिए डिफेंस का ये एक बड़ा कार्यक्रम उन्होंने उस पर किया है, और 2022 के चुनाव को भी ध्यान में रखा होगा। अगली खबर सुनाने से पहले आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। यूपी की एक अदालत में एक बुजुर्ग जो चोरी का आरोपी था, उस पर मुकदमा चल रहा था। जज ने सारी दलीलें सुनी, फिर उस बुजुर्ग को बेकसूर बताते हुए बाइज्जत बरी कर दिया। अब ग्रामीण परिवेश के उस बुजुर्ग ने हाथ जोड़े, जज साहब की तरफ देखा और दुआ की कि जज साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और भगवान करे कि आप जीवन में और तरक्की करें और यहाँ तक तरक्की करें कि एक दिन आप दरोगा बन जाएं। अब ये किस्सा जो है भले ही हमारे होठों पर मुस्कुराहट बिखेरता हो, लेकिन ये बताता है कि हिंदुस्तान में पुलिस की छवि आम जनता की नज़र में कैसी है, कितनी ताकतवर है। यही इमेज पुलिस और जनता के बीच दूरी कायम करती है।
लोग पुलिस से डरते हैं और पुलिस महकमे में इसी डर की बुनियाद पर करप्शन होता है, बैड पुलिसिंग होती है। तो एक संस्था है, नाम है इंडियन पुलिस फाउंडेशन। उसने देश भर की पुलिस पर सर्वे किया और पाया ये कि साउथ इंडिया के राज्यों में पुलिस पर लोगों का भरोसा सबसे ज्यादा है। IPF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 के मुताबिक आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, असम, केरल, सिक्किम राज्यों की पुलिस इस इंडेक्स में सबसे ऊपर है और सबसे खराब पुलिस जिन राज्यों की बताई गई, यानी कि सबसे कम स्कोर जिन राज्यों का रहा, वो है यूपी, बिहार। तो सवाल यह है कि इसे तय करने का आधार क्या था, वो कौन से फैक्टर हैं जिनसे तय किया जाता है कि अच्छी पुलिसिंग क्या है, बुरी पुलिसिंग क्या है। ये जानने के लिए हमने बात की पूर्व IPS अधिकारी और अब सामाजिक कार्यकर्ता आमोद कंठ साहब से। देखिए, पूरे देश की पुलिस जो है, पहली बात है कि पूरे देश में भारतवर्ष की जो पुलिस है, ये पूरी की पुलिस जो है बहुत ही आउटडेटेड और बहुत ही पुराने मापदंडों पे पुलिस को जज किया जा रहा है अब तक। मतलब ये कि 1861 की जो इंडियन पुलिस एक्ट है वही पुलिस का आधार है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम भी 1860s का है। उस पुलिस को तब बनाया गया था जबकि पुलिस फोर्स जो है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, सिपाही विद्रोह जिसको कहते हैं, उसके बाद भारतवर्ष की कॉलोनी को सप्रेस करने के लिए पुलिस को बनाया गया था और अभी तक वही कहानी चल रही है। तो पहला तो मेरा सवाल ये है कि ये पीपुल्स पुलिस होनी चाहिए, एक आजाद भारत की पुलिस होनी चाहिए, न कि एक कॉलोनियल ब्रिटिश एम्पायर के फोर्स के तौर पर भारतवर्ष पुलिस काम करे। ये मेरा मापदंड है, मेरी समझ का मापदंड है। मुझे नहीं पता है कि जो पुलिस फाउंडेशन ने या किसी और ने सर्वे किया है उन लोगों ने किस आधार पे साउथ इंडियन पुलिस फोर्सेस को बेहतर माना है, बिहार और यूपी के पुलिस फोर्स को गलत माना है या नहीं माना है। लेकिन मुझे भी जो व्यक्तिगत ज्ञान है, चूंकि मैंने देश में बहुत सारे स्टेट्स में काम किया, मैं DG पुलिस रह चुका हूँ अरुणाचल प्रदेश और गोवा का, मैं ज्वाइंट कमिश्नर पुलिस, सीनियर पुलिस पदों पे रहा हूँ दिल्ली पुलिस में। साउथ में मैंने पुलिस को देखा है, तमिलनाडु में, पौंडीचेरी में, इन तमाम जगहों पे देखा है CBI की पोस्टिंग के दौरान। तो ये सही है कि जो साउथ इंडिया की जो पुलिस फोर्सेस है वो बेटर ऑर्गेनाइज्ड हैं और उनमें सिस्टमेटिक वो ज्यादा हैं, मेथोडिकल ज्यादा हैं और उनको भी मैंने ठीक पाया था कुछ मापदंडों पे, इतना मैं कह सकता हूँ। आमोद जी, क्या कारण दिखते हैं कि यूपी में पुलिसिंग की हालत ये है, इतनी खराब है, और साउथ के स्टेट्स से इन्हें क्या सीखना चाहिए? देखिए, मुझे जो ज्ञान है, जो मैंने तमिलनाडु की पुलिस को देखा या पौंडीचेरी में SP था मैं, तमिलनाडु में 1 साल रहा, राजीव गांधी केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, हत्याकांड की, तो मैंने देखा या मुझे और जगहों पे भी जाने का मौका मिला। तो ऐसा लगता है कि जहाँ पे पुलिस फोर्सेस तकनीकी दृष्टिकोण से, टेक्नोलॉजिकली या रिसोर्सेज के दृष्टिकोण से, यानी कम्युनिकेशंस है, ट्रांसपोर्ट है, सिस्टम्स हैं, पुलिस के जो एक बुनियादी ढांचे के मुताबिक कुछ पुलिस फोर्सेस ने अच्छा काम किया और शायद लोगों के साथ भी लोगों का कॉन्फिडेंस पुलिस के ऊपर ज्यादा अच्छा है और ये कॉन्फिडेंस होने की वजह शायद उनका रिस्पांस बेहतर है, ज्यादा एफिशिएंट माने जाते हैं। साउथ के कुछ पुलिस फोर्सेस के बारे में ऐसा कहा जाता है। पहले तो मेरी अपनी बात से मुझे शिकायत है कि मैं पुलिस को फोर्स कर रहा हूँ। पुलिस तो फोर्स है नहीं, होनी नहीं चाहिए। इसके मुकाबले जो आपने 2 प्रदेशों का नाम लिया, नॉर्थ इंडियन स्टेट्स, उत्तर प्रदेश, बिहार, जाहिर है कि बहुत ही डिसऑर्गेनाइज्ड है दोनों पुलिस फोर्सेस और बहुत ही आउटडेटेड मेथड से वो चल रहे हैं। उनके पास ना तो वो तमाम कारण है कि लोगों के बीच वो स्वीकार्य हों या लोग उनको पसंद करें, यानी पीपल फ्रेंडली पुलिसिंग या कम्युनिटी पुलिसिंग या लोगों के साथ एक सही रास्ता बना करके उनमें कॉन्फिडेंस क्रिएट करने की बात हो, ऐसी पुलिसिंग। ना तो ऐसी पुलिसिंग वो कर रहे हैं और न वैसी पुलिस कर रहे हैं जैसी पुलिस साउथ में आपने बताया, जिसका कारण मैंने बताया कि क्यों साउथ की पुलिस बेहतर मानी जाती है। तो इसलिए हो सकता है कि ओवरऑल रेटिंग में ये तमाम बातें हों। तो जो फॉल्स इनकाउंटर्स किए जा रहे हैं, यानी एक स्ट्रांग पुलिस फोर्स तब मानी जाती है जब वो फॉल्स इनकाउंटर कर दें या लोगों को मार दें। तो सवाल ये उठता है कि रूल ऑफ लॉ तो ये नहीं है, ये तो वायलेशन ऑफ लॉ है ना। तो अगर आप खुद ही अगर आप जो है पुलिस फोर्स को ऐसा बना दें जो कि लॉ अपने हाथ में ले ले और फिर आम लोगों के प्रति उनका जो रवैया है, उस रवैये में रूल ऑफ लॉ को इन्फोर्स करने की बात ना हो उस ढंग से जैसा लोग समझते हैं। संविधान कुछ बताता है, कुछ कानून बताते हैं, सोशल लेजिस्लेशंस बताते हैं, ये तमाम चीजों के बारे में जो पुलिस को जिस ढंग से बिहेव करना चाहिए वो बिहेवियर मापदंड होना चाहिए मेरे हिसाब से।
2 दिन से इंग्लिश क्रिकेट में नस्लभेद की खबरों ने खूब हंगामा मचा रखा है और आज जो खबरें आई वो दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से आईं। दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेटर एबी डिविलियर्स और ऑस्ट्रेलियाई टिम पेन दोनों चर्चा में हैं और कहानी कुछ यूं है कि ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान टिम पेन ने कप्तानी से इस्तीफा दे दिया है। वजह बताई जा रही है कि एक महिला के साथ उन्होंने अश्लील व्यवहार किया था। अब जब शोर होगा तो बात दूर तक जाएगी। सोशल मीडिया पर टिम पेन ट्रोल होने लगे। दूसरा शोर एबी डिविलियर्स को लेकर मचा है। क्रिकेट जगत के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी है उन्होंने। 2018 में ही इंटरनेशनल क्रिकेट से उन्होंने विदा ले ली थी, लेकिन आज जो है आईपीएल को भी अलविदा कह दिया। तब उनके जाने से आरसीबी को एबीडी की कमी कितनी खलेगी और एबीडी का यह फैसला कितना सही दिख रहा है, यह हमने पूछा आज तक रेडियो के हमारे खेल पत्रकार मोहम्मद इकबाल से। नहीं, देखिए, आरसीबी के लिए एक बहुत बड़े प्लेयर रहे हैं एबी डिविलियर्स। ऑब्वियसली न सिर्फ आरसीबी के लिए, जिस भी टीम के लिए वो खेले हैं उस टीम के लिए एक स्तंभ की तरह रहे हैं। एंड आरसीबी के पहले दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए खेला करते थे, लेकिन लगभग 10 साल का करियर इनका आरसीबी के साथ रहा और क्या कमाल का इनका योगदान रहा है। डेफिनेटली आरसीबी की टीम मिस तो जरूर करेगी। इतने बड़े वेटरन के जाने से यकीनन टीम में एक खालीपन तो होगा, लेकिन जिस तरीके से जो अभी आईपीएल गुजरा एबी डिविलियर्स का, उन्हें भी एहसास हुआ और तमाम जो फैंस हैं वो भी ये बात सोचने पर विवश हुए कि क्या अब वो करिश्मा है बाकी एबी डिविलियर्स के अंदर, जो करिश्मा कभी हुआ करता था। 360 डिग्री एबीडी इनको कहा जाता था, क्या वो चीज बाकी है? और ये इतने बड़े प्लेयर हैं कि अगर इन्हें लगेगा कि थोड़ा कुछ मिसिंग है तो ये किसी टीम के ऊपर बोझ बनने वालों में से नहीं है। और यही मुझे लगता है कारण कि आईपीएल में जो निराशाजनक प्रदर्शन रहा इस वर्ष, खासतौर पर यूएई लेग में, उसकी वजह से मुझे लगता है कि ये डिसीजन आया है एबी डिविलियर्स का। और अब यहां से क्योंकि एक मेगा ऑक्शन होने वाला है, हर टीम जो है फ्यूचर लुकिंग एक प्रोस्पेक्ट उनका होगा, एक ऐसी टीम बनाने की कोशिश होगी, युवाओं को लाने की कोशिश होगी जो अगले 8-10 साल के लिए उस टीम को एक अपनी सेवाएं दे। तो एक कोर, एक युवा, एक फ्रेश कोर बनाने की कोशिश होगी। शायद उसमें अब एबी डिविलियर्स फिट नहीं होते, लेकिन अभी भी मैं ये नहीं कह रहा कि एबी डिविलियर्स आईपीएल खेलने के लायक नहीं है। अभी भी वो अगर जारी रखें खेलना, संन्यास की बात अगर 1 मिनट के लिए भूल जाए तो कोई ना कोई टीम उनको जरूर पिक करेगी। लेकिन क्योंकि खुद इतने बड़े खिलाड़ी हैं और खुद इतने बड़े जज हैं अपने गेम को लेकर के, कि उन्हें लगता है कि शायद अब वो दौर निकल गया है मेरा, जहां पर मैं उतनी चमकदार बैटिंग नहीं कर सकता, उतना चमकदार प्रदर्शन नहीं कर सकता। तो दिस इज द राइट टाइम टू गो, और शायद इसी वजह से उन्होंने ये निर्णय लिया है। इकबाल, डिविलियर्स से इतर टिम पेन भी आज सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं, क्या मामला है उनका पूरा? देखिए, 2017 में ये एक ऑफ फील्ड इंसिडेंट हुआ था टिम पेन और एक महिला कोवर्कर थी क्रिकेट तस्मानिया की, उनके बीच में, और कुछ टेक्स्ट एक्सचेंज हुए थे। ये बातें सामने आई हैं और उसको लेकर के, हालांकि उस दौरान जब ये मामला आया था सामने, उस वक्त उसको संज्ञान में लेते हुए क्रिकेट तस्मानिया ने एक इन्वेस्टिगेशन किया और उसकी पूरी जांच कराई गई और बाद में क्लियर कर दिया गया टिम पेन को और कहा गया कि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का कोड ऑफ कंडक्ट है उसको कहीं न कहीं वायलेट किया गया हो। तो डेफिनेटली वो मामला 2017 का है और उसी वक्त वो मामला जो है रफा दफा कर दिया गया था। आज भी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि यस, कोई इस तरह का नहीं था जिसमें कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का कोड ऑफ कंडक्ट वायलेट हुआ हो, लेकिन ये डिसीजन टिम पेन का पर्सनल डिसीजन है एंड वी रिस्पेक्ट दैट। हम लोग इसका सम्मान करते हैं। ये क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बयान दिया है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि टिम पेन 2017 के मामले को लेकर के अब कप्तानी छोड़ रहे हैं, इस बात को लेकर के कि वो चीजें जो हुई थी, जो प्राइवेट टेक्स्ट एक्सचेंज हुए थे, वो मीडिया में लाने की बात कही जा रही है। तो इस बात से कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि कहीं कुछ तो प्रेशर है टिम पेन के ऊपर, किसी बात का एक तरह से डर है कि अगर मैं कप्तानी नहीं छोड़ता हूं तो कहीं मीडिया में बात आ जाती है तो फिर कहीं और ज्यादा भद पिट जाएगी। प्राइवेट में जाहिर सी बात है कि चीजें पब्लिक में आने के बाद डेफिनेटली वो उसका बड़ा छीछा लीडर होता है। तो इस वजह से लगता है कि शायद कुछ तो ऐसा जरूर था जो टिम पेन नहीं चाहते कि पब्लिक में आए, और अगर उन्हें ऐसा लग रहा है कि कप्तानी छोड़ने से यह सारी चीजें जो है अपनी जगह पर जैसी थी वैसी रहेंगी, तो जरूर एक तरह का प्रेशर मुझे लग रहा है कि नजर आया है। वरना 2017 का मैटर
अगर आज जाकर के सामने आने का डर होता है और इस वजह से वो कप्तानी छोड़ते हैं, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं इस चीज की बू तो आती है कि यस, कहीं ना कहीं कुछ दबाव टिम पेन के ऊपर जरूर है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। और अब वक्त है विदा का। हमारा शो कैसा लग रहा है आपको, ये जरूर बताइए radio@aajtak.com पर, और व्हाट्सएप नंबर है हमारा 9953323303। इस पर भी आप बता सकते हैं। इसके अलावा पढ़ाकू पार्टी के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। आज का शो प्रोड्यूस किया है रोहित त्रिपाठी ने और साउंड मिक्सिंग की है सचिन द्विवेदी ने। मेरा नाम नितिन ठाकुर है। सुनते रहिए आज तक रेडियो और हैप्पी वीकेंड। अपार हर्ष के साथ सभी सुनने वालों को सूचित किया जाता है कि वॉइस नोट में आवाज में अपना रिएक्शन भेजना चाहते हैं, और वो आसान भी है, बस बटन दबाइए भेजिए। तो नंबर है, लिख लीजिए कि 99-533-233-03। जो लोग दूरदर्शन के अभ्यस्त हैं उनके लिए मैं पढ़ दूं इसको, 99-533-233-03। गुमशुदा तलाश केंद्र। लेकिन ठीक है, इसमें मतलब 3 ताल का जो नंबर आपने बताया है उसमें 5 बार 3 आया है, तो याद तो बाकी 5 ही करने हैं। हाँ। तीन की भरमार है इसमें। हाँ, 3 ताल में 3 की भरमार होनी भी चाहिए।